मानवी, अच्छा हुआ माँ जी ने बता दिया कि पहली रसोई में क्या खाना बनाना है और हम दोनों जल्दी बना लेंगे। रायता और मीठा तैयार कर दिया ना तूने? हाँ दीदी, मैंने वो खाना तैयार कर दिया। मैं सोच रही हूँ आपके साथ जल्दी से पूरी बनवा देती हूँ, फिर प्लेटिंग करेंगे। तभी नंद पूनम आती है। भाभी, आप ये सब क्या बना रहे हो? आप दो भाभी हो, कम से कम एक तो मेरी पसंद का खाना बना दो। मुझे ना फ्रूट कस्टर्ड बहुत पसंद है। हमारी प्यारी नंद ने फ्रूट कस्टर्ड खाने को कहा है तो हम जरूर बनाएंगे। पूनम ऐसा कहकर चली जाती है और शेफाली उसके लिए फ्रूट्स काटकर फ्रूट कस्टर्ड बना देती है। इतने में प्राची आ जाती है, जो कि पूनम से 4 मिनट बड़ी और अकड़ू बहन थी। भाभी, मैं कह रही थी मेरे लिए स्पेगेटी बना दो। स्पेगेटी? अभी कुछ देर पहले तुमने फ्रूट कस्टर्ड बोला था। ये देखो मैंने बना दिया, लो खा लो। जी भाभी, इसे हटा दीजिए मेरी नजरों से दूर, मुझे नहीं पसंद, मुझे इससे उल्टी आती है। क्या बात कर रही हो दीदी, अभी तो आपने फ्रूट कस्टर्ड कहा था। आपको धोखा हुआ, मुझे इससे नफरत है, मैं कभी कह ही नहीं सकती। मुझे इसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं है। अगर आप स्पेगेटी बना रही हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं बना देती हूँ। दोनों भाभियां परेशान हो जाती हैं। कुछ देर बाद पहली रसोई का खाना बन जाता है और डाइनिंग टेबल पर भाभी बाकी खाने के साथ स्पेगेटी लेकर पहुंच जाती है और बाउल में करके पूनम के सामने देती है। ये लो दीदी, मैंने आपके लिए स्पेगेटी बना दी है और खाकर बताइए कैसी बनी। भाभी, आप ये क्यों बनाकर लाई हो? मैंने आपको साफ साफ कहा था ना मुझे फ्रूट कस्टर्ड खाना है, आपने ये क्यों बना दिया? दीदी, आप ये क्या बोल रही हैं? अभी कुछ देर पहले फ्रूट कस्टर्ड दे रहे थे तो आप स्पेगेटी बोलने लगी। अब स्पेगेटी दे रहे हैं तो आप फ्रूट कस्टर्ड कह रही हैं। ऐसे थोड़ी होता है। हो, ये जरूर प्राची का काम होगा। अरे भाभी, मैं पूनम हूँ, प्राची नहीं। ये स्पेगेटी और इटालियन चीजें खाना उसे पसंद है। क्या? पूनम प्राची? हम समझे नहीं। अरे बहू, तुम्हारी दोनों ननद जुड़वा हैं। लगता है तुम उनसे अभी मिली नहीं हो, तुम अभी आई हो। मैं तो आज तक धोखा खा जाती हूँ। प्राची, यहाँ आओ, सब खाना खा लो। फिर अंजना के दोनों बेटे और प्राची भी आ जाती हैं। उस वक्त दोनों जुड़वा बहनों को देख शेफाली और मानवी हक्की बक्की रह जाती है। हे भगवान, हमारी दोनों नंद जुड़वा हैं और हमें तो पता ही नहीं था। इसका मतलब हमने आप दोनों की पसंद का खाना बनाया है। हाँ, ये लीजिए दीदी स्पेगेटी। अरे भाभी, मैं पूनम हूँ, मुझे फ्रूट कस्टर्ड खाना है, ये उसको दे दो। हाँ, ये मेरा वाला। अच्छा हुआ आपने बता दिया। वैसे आप दोनों का नाम क्या है? मैं प्राची, पूनम से 4 मिनट बड़ी। और मैं पूनम हूँ भाभी। ये भगवान, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी हो, हम कैसे पहचानेंगे तुम्हें अगर कोई भी काम होगा तो? अरे बहू, तू पहचान जाएगी, बस थोड़ा टाइम लगेगा। दिन गुजरते हैं। मानवी और शेफाली अक्सर दोनों जुड़वा नंद के बीच में फंस जाया करती थी, मगर पूनम कुछ भी अपनी भाभी से बनवाती थी तो प्राची अकड़ दिखाती थी और पूनम घर का काम करवाने में मदद करती थी तो क्रेडिट प्राची ले लिया करती थी। जैसे कि खुद देखिए। भाभी, मैं रोटी बना दूं? वैसे दीदी, हमने खाना बना लिया, आप आराम कर लीजिए। अरे नहीं, बर्तन गंदे हैं ना, मैं साफ कर देती हूँ। ठीक है। पूनम झूठे बर्तन साफ कर देती है। कुछ देर बाद कबाड़ी वाला घर आता है। मानवी और पूनम ढेर सारी रद्दी निकाल रहे होते हैं और उसे दे रहे थे। तब प्राची वहीं होती है। ओहो, अभी तो स्टोर रूम में और न्यूज़पेपर और बेकार बुक्स पड़े हैं। अरे दीदी, आप लेकर आ जाइए। ओहो, मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। भाभी, अभी तो मैंने रसोई में आपके साथ काम करवाया था, आप उस प्राची से क्यों नहीं कहती? मैं पूनम हूँ, थक चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं उसको कह देती हूँ। पूनम दीदी। शेफाली पूनम के पास आकर कहती है, प्राची, ऊपर स्टोर में बहुत सारा सामान है, कबाड़ी वाले को देना है, जरा उठवा दो। भाभी, मैं प्राची नहीं हूँ, पूनम हूँ। क्या तुम पूनम हो? पर नीचे जो थी वो बोली कि मैं रसोई में बहुत सारा काम करवाई हूँ, आप प्राची के पास जाओ। तो प्राची ने ऐसा झूठ क्यों बोला? अरे भाभी, आपको पता नहीं है, हम दोनों में यही फर्क है। प्राची कभी भी घर के काम को हाथ नहीं लगाती, हमेशा मेरा नाम लगाकर काम से बच जाती है और मुझ पर ही दूसरा काम छोड़ देती है। ये तो वो मेरे साथ बचपन से करती आ रही है। अच्छा ठीक है, तुम मत करो, मैं अपने आप कर लेती हूँ। नहीं भाभी, आप अकेले कितना सामान उतारोगे, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। फिर पूनम शेफाली के साथ स्टोर रूम में सारा रद्दी, न्यूज़पेपर, बुक्स निकलवाकर कबाड़ी वाले को दे देती है, जिसे कबाड़ी वाला लेकर चला जाता है। फिर दोनों बहू कपड़े धोकर सुखा देती हैं कि प्राची फोन चलाते चलाते इतना बिजी हो जाती है कि रस्सी टूट जाती है और सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। ए भगवान, ये क्या हो गया? दोनों भाभी को पता चले
तो वो मुझे सुना देंगी, लेकिन मैं तो सुनूंगी नहीं। ये सारा इल्जाम पूनम पर डाल दूंगी। आखिर कुछ तो फायदा होना चाहिए ना जुड़वा बहन का। प्राची वहां से निकलकर पूनम के पास जाती है। उसे जाता देख दोनों भाभियां देख लेती हैं। वो प्राची से कुछ कहती, इतने में सास आवाज लगाकर बुला लेती है। दूसरी तरफ प्राची किसी बहाने से पूनम से कपड़े चेंज करवा देती है। पूनम अपने कमरे में बैठ फोन चला रही थी कि तभी शेफाली मानवी आती है। प्राची, तुमको क्या लगता है तुम सारे कपड़े गिरा कर गंदे कर दोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? कम से कम वो कपड़े तो उठा देती, पर तुमसे ये भी नहीं हुआ। भाभी, कौन से कपड़े? आप क्या कह रही हैं? मैं तो कब से अपने कमरे में बैठी हूँ। बस करो प्राची, झूठ बोलने की भी हद होती है। मैंने कुछ नहीं बोला भाभी, आपको गलतफहमी हुई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुमने इतने सारे कपड़े गंदे कर दिए ना, अब इन सारे कपड़ों को तुम अकेले धोगी। अगर तुमने नहीं किया तो मैं माँ जी से शिकायत कर दूंगी। हम भी घर का काम करके थक जाते हैं। नहीं भाभी, आप रहने दीजिए, मैं सारे कपड़े धो देती हूँ। पूनम सारे कपड़े धो देती है। ऐसे ही प्राची गलती करती है और जुड़वा होने का खामियाजा पूनम को भुगतना पड़ता है। जैसे कि कमरे में गंदगी प्राची करे, साफ पूनम। माँ के पैसे चोरी करना, सबसे जुबान चलाना, काम चोरी करना, ये भी प्राची करती है। पर सब डांट पूनम को पड़ती थी और चुपचाप वो सहती रहती है। वहीं प्राची मजे मजे में अपने दोस्तों से कहती है, अरे यार, आजकल बड़े मजे आ रहे घर में। क्यों, क्या हो गया? वैसे जहाँ तक हम जानते हैं तूने अपनी बहन के साथ ही कुछ गलत किया होगा, क्योंकि तू जुड़वा होने का बहुत फायदा उठाती है। पर पूनम ऐसा कभी नहीं करती थी। हाँ, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा ना प्राची? हाँ, कुछ काम से बिगड़ जाते हैं, कुछ मैं बिगाड़ देती हूँ और सारा इल्जाम पूनम पर डाल देती हूँ। कभी ढेर सारे कपड़े धोती है, कभी माँ से सुनती है। इतने में पूनम आकर सुन लेती है। प्राची, तू पागल है या तू मुझे बेवकूफ समझती है कि मुझे ये सब पता ही नहीं होगा? मुझे सब पता है कि सारे काम तू बिगाड़ती है। सब मुझे सुनना पड़ता है। एक दो बार का समझ आता है, लेकिन मैं दोनों भाभी से कब तक छुपा के रखूंगी कि इस घर की लाडली आज्ञाकारी प्राची ही सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है। बता, क्यों करती है तू ऐसा? सिंपल सी बात है, मैं क्यों सुनूं जब सुनने के लिए तू है। मेरी चुप्पी का फायदा मत उठा प्राची, कहीं आगे जाकर तुझे भुगतना ना पड़े। अरे तू जा। मैं ये सुन आंखों में आंसू लिए पूनम घर चली जाती है। वहीं दोनों भाभी खाना बनाकर सबको देती हैं कि अंजना 2 तोले के कंगन पॉलिश करने के लिए मानवी से कहती है। पर अगले दिन प्राची से दोस्त की गाड़ी से एक हादसा हो जाता है, जिसके बदले उसका दोस्त जेल जाने को कहता है या 2 लाख रुपए मांगता है। इसी डर के चक्कर में प्राची अपनी माँ के सोने के कंगन निकालकर सुनाल से बदले में पैसे लाकर दोस्त को दे देती है। शाम में जब मानवी सास के कंगन निकालने जाती है तो उसे कुछ नहीं दिखता, जिससे घर में शोर मच जाता है। हे भगवान, मेरे 2 लाख के कंगन कहाँ चले गए? माँ जी, मुझे तो लगता है ये भी पूनम ने लिए हैं। सुबह यही आपके कमरे में झाड़ू लगाने गई थी। नहीं भाभी, झाड़ू लगाने के बाद मैं आपके साथ मंदिर गई थी। आपने मेरे कलावा भी बांधा था। भला मैं माँ के कंगन क्यों चोरी करूंगी? मुझे तो लगता है तूने ही किया। ज्यादा भोली मत बन। मानवी, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। पूनम ऐसा नहीं कर सकती। हाँ दीदी, पता तो है आपको, दोनों बहन में से एक शरीफ है। अब ये दोनों जुड़वा बहनों में से कौन है ये पता लगाना होगा। माँ जी, चिंता मत कीजिए, हम आपके कंगन को ढूंढते हैं। मानवी शेफाली घर के पास की सारी सुनार की दुकान पर जाकर जुड़वा बहनों की फोटो दिखाते हैं। एक दुकान पर शक होता है और वो सीसीटीवी निकलवाती है कि सीसीटीवी में शेफाली कुछ देखती है। मानवी, ध्यान से देखो, सुबह से पूनम मेरे साथ है। मैंने उसके हाथ पर कलावा बांधा था। इसका मतलब सीसीटीवी में पूनम नहीं, प्राची है जिसने माँ के कंगन को चुराया। और आज तक जिसने हमें ज्यादा परेशान किया वो भी प्राची ही थी, पर हमने पूनम को सुनाया। आपने बिल्कुल ठीक कहा दी। अंकल जी, सीसीटीवी की फुटेज हमें दे दीजिए, जरूरत है। और वो कंगन आप किसी को देना मत, वो हमें वापस दे दीजिए। ये लीजिए पैसे। घर जाकर जुड़वानंद की दोनों भाभी प्राची का भांडा वीडियो दिखाकर सबके सामने फोड़ देती हैं। बताओ प्राची, अभी तुम झूठ बोलोगी क्योंकि तुम्हारे हाथ में कलावे का धागा भी नहीं है। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया और तुम्हारी वजह से पूनम को कितना कुछ सहन करना पड़ा। पूनम, तुम आकर बता भी तो सकती थी। भाभी, मैं क्या बताती, ये हमेशा मुझे फंसा देती है। अब बोलेगी प्राची तू भी। हाँ, ये तो मैंने किया क्योंकि मुझे 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया था मेरे दोस्त की गाड़ी का, वरना वो मुझे जेल भेज देता, इसलिए मैंने कंगन चोरी कर लिए। प्राची, जरा सी भी शर्म आती है तुझे? बस मैंने तय कर लिया है, अब मुझे तेरी शादी करनी ही होगी क्योंकि तू सुधरने से रही। इसके बाद प्राची सबसे माफी मांगती है, लेकिन घर में कोई ढंग से बात नहीं करता। अंजना उसकी शादी तय कर देती है। वहीं पूनम को भी अब जुड़वा होने का खामियाजा भुगतना पड़ता और दोनों भाभियां भी हंसी खुशी रहने लगती हैं। शिल्पा बहू,
तुम गुलाब जामुन, पनीर की सब्जी और रुमाली रोटी बना लेना, और हेमा बहू तुम छोले चावल और पेस्ट्री बना लेना। क्या पेस्ट्री? वो भी मैं बनाऊं? ये तो बहुत गलत बात है माँ जी। आपने मेरी गरीब जेठानी को इतना आसान काम दिया और मुझे कितना कठिन, क्योंकि मेरी शादी लव मैरिज हुई है और जेठानी जी आपकी पसंद की हैं, इसीलिए आप हम दोनों के काम में भेदभाव कर रही हैं। ऐसा नहीं है हेमा, पर फिर भी तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो हम एक काम करते हैं, हम अपना काम बदल लेते हैं। तुम मेरा काम कर लो और मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ। हेमा अपनी पहली रसोई में ही सबसे नाराज हो जाती है, जिस वजह से शिल्पा अपना काम हेमा को दे देती है। कुछ देर बाद दोनों बहू खाना बनाकर बाहर लाती हैं और सभी घरवाले अपनी दोनों बहू के खानों की खूब तारीफ करते हैं। बहू, खाना तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा बनाया है। हाँ भाभी, पापा सही बोल रहे हैं। ये लो बहू, मेरी तरफ से तुम दोनों की पहली रसोई के नेक में चांदी की पायल। नेक में चांदी की पायल पाकर दोनों बहुत खुश होती हैं। पर जब हेमा अपनी और अपनी जेठानी की चांदी की पायल देखती है तो वो मुंह बनाकर अपनी सास से कहती है, मैं अमीर घर से हूँ और जेठानी जी गरीब घर से, पर फिर भी हर चीज जेठानी जी को मुझसे अच्छी दी जाती है। बहू ऐसा नहीं है, मैंने अपनी दोनों बहुओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, पर फिर भी तुम्हें ये लगता है कि मैंने तुम्हारी जेठानी को ज्यादा अच्छा पायल दी है, तो तुम अपनी जेठानी की पायल ले लो। बहू, तुम मेरे लिए अपनी देवरानी से अपनी पायल बदल लो। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। ये लो हेमा, तुम मेरी पायल रख लो। अपनी सास के कहने पर एक बार में ही शिल्पा अपनी देवरानी से अपनी पायल बदल लेती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, भाभी, आज मेरे कॉलेज में छोटी सी पार्टी है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पहन कर जाऊं। सबके पास वेस्टर्न कपड़े हैं, बस मेरे ही पास नहीं है। अब आप दोनों ही मेरी कोई मदद कर सकती हैं। अरे खुशबू, इतनी छोटी सी चीज के लिए तुम इतनी परेशान हो रही हो। शादी से पहले तो मैं वन पीस ही पहना करती थी, मेरे पास तो बहुत सारे वेस्टर्न कपड़े हैं। मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मेरे पास अच्छी वेस्टर्न ड्रेस नहीं है, पर मैंने अपने लिए एक वन पीस खुद बनाया था। तुम कहो तो क्या मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आ जाऊं? अगर पसंद आए तो वही पहन कर चली जाना। बाकी हेमा के पास तो मुझसे अच्छे ही ड्रेस होंगे। ठीक है भाभी। इतना बोलकर शिल्पा अपने कमरे में अपना वन पीस लेने के लिए चली जाती है, तो वहीं हेमा अपनी नंद को अपने बहुत सारी ड्रेसेस दिखाती है। ये सारे ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव और ब्रांडेड हैं, सारे ही तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे, जो पसंद है वो ले लो। भाभी, आपकी सारी ड्रेस बहुत अच्छी हैं, पर मुझे इसमें से कुछ पसंद नहीं आ रहा। अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा तो एक बार ये ट्राई कर लो। वाओ भाभी, ये ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे चाहिए थी। मैं कल कॉलेज की पार्टी में यही पहन कर जाऊंगी। वैसे आपने ये ड्रेस कहाँ से ली? खुशबू, लगता है तुम भूल गई हो, तुम्हारी भाभी दर्जी है। मैं कभी कोई ड्रेस खरीदती नहीं, बल्कि अपने लिए सारी ड्रेस खुद बनाती हूँ। शिल्पा अपनी भाभी की ड्रेस लेकर वहां से चली जाती है और ये सब देखकर अमीर हेमा शिल्पा से जलने लगती है। अब समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और सभी घर वालों को शिल्पा और हेमा की प्रेगनेंसी का पता चलता है। भगवान ने तो एक साथ मेरी दोनों बहुओं की गोद भर दी। बहुत जल्द मुझे भी दादी पुकारने वाला कोई इस घर में आएगा। मैं तुम दोनों की सेहत के साथ कोई लापरवाही नहीं करना चाहती, इसलिए तुम दोनों मेरे साथ पास के डॉक्टर के पास चलो। माँ जी, माफ करना, पर मैं आपकी बड़ी बहू की तरह गरीब नहीं हूँ जो किसी छोटी मोटी डॉक्टर के पास जाऊँ, वो भी ऐसे कपड़ों में। मैं अपने लिए पहले कुछ कपड़े ऑर्डर करूंगी, उसके बाद ढंग के कपड़ों में किसी बड़े अस्पताल में जाऊंगी अपने पति से पैसे लेकर। हम इतने भी गरीब नहीं है कि मैं अपना इलाज सही से ना करा सकूं। पर बहू, हम इतने अमीर नहीं हैं कि सिर्फ तुझे किसी बड़े अस्पताल में दिखाने ले जाए। तेरी जेठानी भी गर्भवती है। माँ जी, बस इलाज ही तो करवाना है, क्या फर्क पड़ता है बड़े अस्पताल में हो या छोटे अस्पताल में। आप देवरानी जी को बड़े अस्पताल में ले जाइए, मैं छोटे हॉस्पिटल में ही चली जाऊंगी। एक बार फिर शिल्पा कॉम्प्रोमाइज करती है, पर हेमा नहीं। समय यूं ही गुजरता है और कभी भी हेमा एडजस्टमेंट नहीं करती। देखते ही देखते आशा की दोनों बहुएं 7 महीने की गर्भवती हो जाती हैं और एक दिन सुमित्रा अकेले में अपने पति से बात करती है। हमारी दोनों बहू का 7वां महीना लग चुका है। दोनों की गोद भराई करवानी है और घर में सिर्फ 40,000 रखे हैं। पूजा पाठ, शॉपिंग, डेकोरेशन, बहुत कुछ है। जानता हूँ सुमित्रा, पर तुम्हारे दोनों बेटे शहर से बाहर है, हमें ही सब करना है। इतने ही पैसे में जितना हो सके उतना कर लो। सुमित्रा पहले ही पैसों को लेकर काफी परेशान होती है और ये सब कुछ दरवाजे पर खड़ी हेमा सुन लेती है। इनके पास तो कभी पैसे नहीं होते, पर मुझे इससे क्या, मैं तो अपनी गोद भराई में महंगी ड्रेस ही लूंगी, फिर चाहे मेरी उस गरीब जेठानी को कुछ मिले या ना मिले।
वैसे भी वो गरीब गोद भराई वाले दिन महंगी ड्रेस पहनकर क्या करेगी। हेमा पहले ही सोच लेती है कि वो अपनी सास के सारे पैसे अपने ऊपर खर्च करवाएगी ताकि जेठानी की ड्रेस के लिए पैसे न बचे। इसलिए जब सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को गोद भराई की शॉपिंग के लिए बाहर ले जाती है तो हेमा किसी भी छोटी मोटी दुकान से कपड़े नहीं लेती और जबरदस्ती अपनी सास को मॉल ले जाती है। ये देखिए माँ जी, इसे कहते हैं ब्रांड। यहाँ पर मिलेंगे हमें अच्छे अच्छे कपड़े। मैं तो अपनी गोद भराई के लिए फ्रॉक लूंगी जो कि बिल्कुल गाउन की तरह लगेगा। सब मेरी गोद भराई में मुझे बस देखते ही रह जाएंगे। हर जगह बस गोद भराई में मेरे कपड़ों की ही तारीफ होगी। इतना बोलकर हेमा अपने लिए एक्सपेंसिव फ्रॉक गाउन देखने लगती है। माँ जी ये देखिए, ये ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। अपनी गोद भराई वाले दिन जब मैं ये पहन कर आऊंगी तो सब मुझे ही देखते रह जाएंगे। वो तो सब ठीक है बहू, पर ये पूरे 19,000 का है और मैं 20,000 ही लाई थी। 10,000 की अच्छी ड्रेस दिला देती तुम दोनों को, पर ऐसे तो 1,000 ही बचेगा बड़ी बहू के लिए। तो क्या हुआ माँ जी, क्या मैं अपनी गोद भराई पर थोड़ा महंगा ड्रेस नहीं पहन सकती? और मुझे जेठानी जी का नहीं पता, वो दर्जी है, वो खुद भी बना सकती है। हाँ माँ जी, मैं कर लूंगी। हेमा की बात सुनकर सुमित्रा परेशान हो जाती है और हेमा अपने लिए वो ड्रेस ले लेती है और सुमित्रा अपने पर्स में पैसे देखने लगती है। अपनी सास को परेशान देख शिल्पा अपनी सास से कहती है, माँ जी परेशान मत होइए, आप बस मुझे 1,000 रुपए दे दीजिए। मुझे सिलाई आती है, मैं अपने लिए कुछ अच्छी ड्रेस बना लूंगी। पर बहू, मेरी एक बहू अपनी गोद भराई में इतनी महंगी ड्रेस पहनेगी और तू खुद की बनाई हुई। तो क्या हुआ माँ जी, मुझे आता है इसलिए मैं अपनी ड्रेस खुद बना लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। शिल्पा के कहने पर सुमित्रा उसे 1,000 रुपए दे देती है और घर जाते हुए शिल्पा उन 1,000 रुपए से कुछ कपड़ा और सिलाई के लिए लेस, धागे, लटकन, डोरी आदि सामान लेकर घर आती है और अगले ही दिन सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। भाभी ये क्या, आप इस हालत में सिलाई कर रही हैं? हाँ खुशबू, अब ज्यादा समय नहीं रहा ना गोद भराई के लिए, इसीलिए मैं अपनी ड्रेस खुद बना रही हूँ। अपनी भाभी की बात सुनकर खुशबू बड़ी हैरान होती है और वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते गोद भराई का दिन आ जाता है, जहां बचे हुए पैसों से सुमित्रा पूरा घर डेकोरेट करवाती है और मेहमानों के खाने का इंतजाम करती है। कुछ देर बाद सभी मेहमान भी घर में जमा हो जाते हैं और तभी हेमा अपनी गोद भराई की ड्रेस पहनकर नीचे आती है और उसकी ड्रेस देखकर सब उसके कपड़ों की तारीफ करते हैं। अरे वाह हेमा, तेरी ड्रेस तो बहुत प्यारी लग रही है। हमेशा की तरह आज भी बस तू ही छाने वाली है। हाँ बेटा, कितनी प्यारी लग रही है तू। थैंक यू कोमल और माँ। सुमित्रा बहन, मेहमान आ गए। तुम्हारी छोटी बहू भी आ गई, पर बड़ी बहू कहाँ है? गोद भराई की रस्म शुरू नहीं करनी क्या? उस औरत के इतना कहते ही शिल्पा भी अपनी खुद की बनाई हुई गाउन पहनकर नीचे आती है। उस गाउन में शिल्पा किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। सब उसकी ड्रेस देखकर आपस में बातें करने लगते हैं और कुछ देर बाद गोद भराई की रस्म शुरू होती है। बहू, भगवान करे तुम दोनों का बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आए और तुम दोनों का नाम रोशन करे। और बड़ी बहू, मैंने सुना है कि तुमने अपनी ड्रेस खुद बनाई है, वो भी ऐसी हालत में। मानना पड़ेगा तुम्हें, अगर इंसान के पास हुनर हो तो वो कुछ भी कर सकता है। सही कहा आंटी जी आपने। मेरी दोस्त ने इतनी महंगी एक्सपेंसिव ड्रेस ली पर अपनी जेठानी के सामने फीकी पड़ गई। मुझे तो लगा था कि ये आज के फंक्शन में छा जाएगी, पर हेमा की जेठानी बाजी मार गई। अरे बेटा, जिसके हाथ में हुनर होता है उसे बिना हुनर वाले इंसान कभी नहीं जीत पाता। इतने पैसे खर्च के बाद भी कोई हेमा के कपड़ों की कोई तारीफ नहीं करता। ये देख उस दिन हेमा को भी समझ आ जाता है कि सब कुछ पैसों से नहीं होता।